दोस्तों कुछ दिन पहले मेरी अपने सीनियर से बात हो रही थी, जहां मुझे बातों ही बातों में पता चला कि उन्होंने अपने 40s में ही रिटायरमेंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो मुझे जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पहले जहां लोग रिटायरमेंट में 60s के बारे में सोचते थे, अब 30s और 40s के बारे में सोचने लगे हैं। तो थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन। ठीक उसी टाइम मेरी बातों में पता चला कि उन्हें अभी SWP के बारे में नहीं पता है। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपना रिटायरमेंट SWP की हेल्प से भी प्लान कर सकते हैं। तो क्या होता है ये SWP? तो दोस्तों इस पूरी सीरीज के अंदर मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है और आप अपने रिटायरमेंट की तैयारी इससे किस तरह कर सकते हैं, है ना, अपना रिटायरमेंट आप कैसे बना सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके पूरा एक SWP टूल की हेल्प से आपको पूरा एक रिटायरमेंट प्लान करके दिखाऊंगा। और तीसरा, मैं आपको SWP किस तरह सेट करते हैं ये दिखाऊंगा। तो ये 3 वीडियोस इस पूरी सीरीज के अंदर होने वाली हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि करके कि हम SWP किस तरह यूज करेंगे अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि आपको किस तरह रिटायरमेंट प्लान करना है या रिटायरमेंट लेने के लिए सोचना है। तो सबसे पहले आप जो भी काम करते हो, आप वर्क करते होंगे या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा या आपकी सैलरी होगी, तो सबसे पहले आपको एक रिटायरमेंट फंड की जरूरत होगी, यानी इतने पैसे आपके पास होने ही चाहिए रिटायरमेंट लेने के बाद। तो रिटायरमेंट से यहाँ मेरा मतलब है कि जब आपको कुछ भी अपना काम करने के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े या किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में आप किसी और पर डिपेंड ना रहें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक रिटायरमेंट फंड बनाना है और फिर उस रिटायरमेंट फंड को आपको किसी रेगुलर इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डाल देना है, जहां से आप रेगुलर सिस्टमैटिक विड्रॉल भी कर सके। तो दोस्तों मेरी समझ में तो वह म्यूचुअल फंड आते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपको उस फंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट डालना है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, दूसरा पार्ट डालना है आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब सवाल उठता है कि सर कितना म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है और कितना आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, दिस इज 100 माइनस 8%। तो जितनी भी आपकी एज है उसके 100 को अगर माइनस कर दोगे उतना परसेंट तो आप इक्विटी में डालो, और अगर जो आपकी एज है उतना आप डेट के अंदर डालो। तो जैसे मान लो आपको 40 की एज है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर कितना हो गया आपका 60 हो जाएगा। 100 माइनस 40 दिस इज 60% आप इक्विटी के अंदर डालेंगे, और अगर आपके पास डेट में है तो 40% आप जो भी फंड है उसका अमाउंट का 40% आप डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालेंगे। अब क्या करेंगे, आप किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे जो रेगुलर इसमें इनकम भी जनरेट करेगा, प्लस आप सिस्टमेटिकली विड्रॉल भी कर सकते हैं पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर डेट पे। जैसे आपकी मंथली सैलरी आती है ना, या कहो यूं कहो आपके लिए वो पेंशन का काम करेगी, तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉल लगा सकते हैं SWP से, है ना। तो आपने आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी तो आपको पहले से सोच के रखना है कि आपकी फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, है ना। उसी के बेस पे आपको रिटायरमेंट फंड बनाना होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जो हमें करनी होती है अपनी पूरी जिंदगी के लिए। तो दोस्तों तो अब आपके सामने एक सवाल आ सकता है कि मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो हम अपना जो कार्पस है, जो भी रिटायरमेंट फंड होगा उसे डालेंगे का, तो मैंने आपको बोला म्यूचुअल फंड्स के। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं स्टॉक्स में क्यों नहीं डाल सकते, है ना, और या डिविडेंड स्टॉक्स में क्यों नहीं डाल सकते, या फिर आप FD RD में क्यों नहीं डाल सकते। तो सही आंसर यही है जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि देखो स्टॉक में आप इसलिए नहीं डाल सकते कि स्टॉक्स कभी भी रेगुलर इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बने नहीं। यूजुअली जो स्टॉक्स का जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता है, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में इसका गेन कितना रहेगा। वहीं आप म्यूचुअल फंड्स को पाओगे तो लंबे टाइम के लिए आपको कंसिस्टेंट मिलते हैं, है ना। दूसरा क्या है, डिविडेंड स्टॉक्स के साथ भी सेम चीज है कि ये कोई गारंटी नहीं कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो किसी साल अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए हैं, तो वो लोग अपने फंड को दूसरी जगह यूज करने वाले हैं, क्योंकि डिविडेंड में वही फंड बांटा जाता है जो कंपनी के अंदर यूजुअली बच जाता है। और FD और RD इसलिए नहीं क्योंकि वो जो हर साल मान के चलो महंगाई दर बढ़ती है, क्योंकि महंगाई दर में तो हमारी परचेसिंग पावर कम होती है। तो दोस्तों अगर महंगाई दर बढ़ रही है तो जो FD और RD जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सपोज करो आपको 7% आज FD दे रही है, अब 5% 6% इन्फ्लेशन है, तो आपका नेट जो बढ़ रही है, परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, वो सिर्फ 1% से बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता वो इतना इफेक्टिव हो जाता है लॉन्ग रन के लिए। तो यही इसका रीजन है कि म्यूचुअल फंड आपकी दोनों चीजें ना फुलफिल करते हैं। एक तो ये क्या है, ये रेगुलर इनकम के हिसाब से डिजाइन होते हैं। दूसरा क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस को झेलने के लिए कैपेबल होते हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही
मतलब नॉलेजफुल लोग होते हैं जो जानते हैं कि वो किस तरह फंड्स को इधर उधर करना है, किस तरह उन्हें जो है एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है रेगुलर इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगे, जो मुझे लगता है रिटर्न्स भी आपको अच्छे दे देंगे। डैट म्यूचुअल फंड एफडी आरडी को बीट करेंगे, और जो मेन इनकम होगी, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होंगे, वो आपकी इनकम को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि बेनिफिट्स क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि आप जो SWP होता है यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने बाद, या ईयरली बेसिस पे आप लगा सकते हो, है ना। तो जब इनकी जिस भी आपको सपोज करो आपको मंथली बेसिस पे आपको पर्टिकुलर रिटायरमेंट के बाद पैसा चाहिए, तो क्या करोगे आप मंथली बेसिस पे डिजाइन कर दीजिए कि आपको हर मंथ उतना पैसा आता रहेगा, है ना। आपको क्वार्टरली 3 महीने बाद चाहिए तो 3 महीने बाद लगा लीजिए, 6 महीने बाद चाहिए तो 6 महीने बाद लगा दीजिए, साल भर बाद चाहिए तो साल भर लगा लीजिए। तो ये आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, है ना। और उसके बाद याद रखो कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करो इसके अंदर, क्योंकि मेरा भाई एक बार बोल रहा था कि हम क्यों ना उसे अभी से ही लेके अभी से SWP लगा दे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन्स रखोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग पावर अपना असर कम दिखाती है। बहरहाल जो आपका म्यूचुअल फंड होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक इक्विटी और दूसरा डेप्ट। तो दोस्तों करना क्या है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जब वो आपको क्या करना है, डेप्ट में से विड्रॉल करना है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा वो आपको रिटर्न करेगा एज पर मार्केट, है ना। जैसे जिस हिसाब से मार्केट आगे बढ़ रहा होगा या पीछे घट रहा होगा तो क्या होगा, वो उसी हिसाब से बढ़ेगा। और फिर क्या, डेट में से आप निकालते हुए चले जाएंगे। समय के साथ साथ क्या है, जो आपकी यूनिट्स होंगी वो तो कांस्टेंट रहेंगी। क्या होता है, उसके अंदर आप कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट मिलती है। तो वो जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट रहेंगी वो धीरे धीरे उनके रेट्स बढ़ेंगे। तो सपोज को 10,000 रुपये एक यूनिट का रेट है 50 रुपये, और आपको निकालना है 10,000। तो 10,000 में से आप 50 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 200 यूनिट आएगा। तो जब पहले महीने आप निकालेंगे तो आपको 200 यूनिट विड्रॉल करनी पड़ेंगी। सपोज करो अगली साल आप निकाल रहे हैं, 1 साल बाद आप निकाल रहे हैं, तो 1 साल बाद मान लो कि यूनिट की 100 रुपीज़ होगी कॉस्ट। तो जो 100 रुपीज़ कॉस्ट हो गई, तो दूसरी बार में क्या होगा, जो आपकी यूनिट्स निकलेंगी वो कितनी हो जाएंगी, सिर्फ 100 ही हो जाएंगी विड्रॉल पे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई चली जाती है और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस होते हुए चले जाते हैं। बीच बीच में आपको मार्केट के हिसाब से जो है आपको इनको एडजस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे डेप्ट में से आप पैसा निकालना शुरू करेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर से आपको उन्हें डेप्ट के अंदर डालना होगा। ओके, तो उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सिंपल फंडा है कि आपको मार्केट के हिसाब से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप डेट में से पैसा निकालते रहेंगे। अगर आप इसका अमाउंट बढ़ा देंगे डेट और इक्विटी का, तो आप थोड़े टाइम तक और फ्री रह पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है ये याद रखना है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप इसे लिक्विडेट कर पाएंगे एज पर योर नीड। मतलब लिक्विडेट का मतलब उनको पैसों में बदल पाएंगे। अगर आपको सपोज करो कल आज 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं और कल सडनली मान लो कुछ ऐसा हुआ कि आपको 10,000 रुपये जरूरत पड़ी, तो आप उतने भी निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि इन म्यूचुअल फंड्स को ना लिक्विडेट कर पाते हैं। जबकि रियल इस्टेट वगैरह में जाके देखो ना, तो इतना आसान नहीं है लिक्विडेट करना। मतलब आज घर बेचना है तो आप तुरंत नहीं बेच सकते, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो याद रखना, ये चूंकि आप मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूं, इसमें क्या है कभी भी पैनिक में आके तुरंत नहीं निकालना। कुछ भी सिचुएशन हो जाए पैनिक में निकाल के अपना पैसे नहीं निकालने हैं, और आपको बेस्ट रिटर्न के लिए इसे पीरियोडिकली बैलेंस करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको किसी ना किसी बुद्धिमान इंसान से भी मदद लेनी चाहिए जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो। याद रखना, जो लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो आपके अनवर्दी फाइनेंशियल डिसीजंस भी बना सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा आपको। तो ये था कुल मिला के SWP का पूरा कंसेप्ट, और SWP को कैसे प्लान कर सकते हो आप रिटायरमेंट। अब कल की वीडियो में मैं एक टूल की मदद से आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आज बोली है ना, वो सारी चीज़ें ग्राउंड पे उतार के दिखाऊंगा। तो मैं एग्जाम्पल एक कंसिडर करूंगा और बाकायदा आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें एक्चुअली कैसे काम कर रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नया कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आपको भी कुछ जानना है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मेरा नंबर अबाउट में पड़ा होगा। और अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो आप मुझे निश्चिंत होकर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे कुछ नया। चलिए बाय।